लिन फे के निकलते ही शे यूरोंग अपने ऑफिस में वापस लौटी। जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा कि हान श्वे सोफे पर बैठी इंतजार कर रही थी। डायरेक्टर, कैसा रहा? क्या लिन फे ने मान लिया? हान श्वे तुरंत उठते हुए बोली। वो मान गया, बस हम निकलने से एक दिन पहले उसे बता देना, शे यूरोंग ने कहा। हान श्वे मुस्कुराई। मुझे पता था वो मना नहीं करेगा। भले ही वो ऊपर से दिखाता हो कि परेशानियों से दूर रहना चाहता है, लेकिन जब किसी को सच में मदद चाहिए होती है, वो बहुत ही उत्साह से हाथ बढ़ा देता है। ऑफिस चेयर पर बैठते हुए शे यूरोंग हल्के से हंसी, सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई, फिर बोली, जो लोग 6th टाउन स्पिरिट रेल स्टेशन में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे, वे कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। जैसे ही वे लौटें, उन्हें तुरंत खाली पड़े पदों पर तैनात कर देना। ठीक है डायरेक्टर, हान श्वे ने कहा। सफेद रोशनी की एक चमक के साथ लिन फे घर पहुंचा। उसने उंगलियां चटकाईं और कमरे की सारी लाइट्स अपने आप ऑन हो गईं। उसी समय उसे बालकनी पर कुछ बेहद हल्की साइकिक फ्लक्चुएशंस महसूस हुईं। वो वहां गया और देखा कि कुछ छोटे स्पैरो और की से हुआ सिक्योरिटी ग्रिल में से होकर अंदर आ रहे थे। गुड इवनिंग लिन फे, की से हुआ ने कहा। वो अभी अभी अपनी अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद वाली रात की मुहिम से लौट कर आई थी। तुम लोग अभी बाहर से लौटे हो? लिन फे ने पूछा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले ही घूम कर आए हैं, की से हुआ ने जवाब दिया। लिन फे ने सिर हिलाया और ये पूछने की जरूरत नहीं समझी कि वे कहाँ घूमने गए थे। वो वापस लिविंग रूम की ओर मुड़ा। उसके दिमाग में इस समय कुछ और ही जरूरी चीज थी। तुम भी अब जाकर आराम कर लो, की से हुआ ने स्पैरोज से कहा। ट्वीटर, गुड नाइट 7 कलर्ड फ्लावर। छोटे स्पैरो ग्रिल से बाहर निकले और सोसाइटी के ग्रीन बेल्ट में बने एक बड़े बरगद के पेड़ की तरफ उड़ गए। लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर लिन फे ने अपनी जेब से कबूतर के अंडे के साइज का एक काला धातु गेंद निकाली। ये छोटी सी मेटल बॉल एक वन टाइम मैजिक वेपन थी। उसे ये तब मिली थी जब वो पावर मैनेजमेंट ब्यूरो से निकला था। इसे शे यूरोंग ने उसे दिया था। ये स्पिरिट टूल असल में लैंग्वेज लर्निंग के लिए बनाया गया था। बीजिंग जनरल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी ने इसे सिर्फ एक हफ्ता पहले डेवलप किया था। इसे एक्टिवेट करने के लिए 3rd लेवल पीक या उससे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर की आवश्यकता होती है, और एक्टिवेशन के साथ ही उपयोगकर्ता स्पिरिट वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज तत्काल सीख जाता है। कहा जाता है कि इसकी डेवलपमेंट में कैपिटल में कैद पिग हेड सैनिकों की मदद ली गई थी। लैंग्वेज बैरियर कोई छोटी समस्या नहीं थी, अब ये हल हो गई। भविष्य में अगर स्पिरिट हेम की एक्सप्लोरेशन के दौरान किसी एबोरिजिनल से मुलाकात हो गई, तो मैं ठीक से बातचीत कर पाऊंगा और ज्यादा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इकट्ठा कर सकूंगा। लिन फे ने मेटल बॉल को घुमाते हुए सोचा। उसकी हथेली में हौले से ऑरा चमकी और साइकिक एनर्जी के इन्फ्यूजन के साथ वो टूल तुरंत एक्टिवेट हो गया। एक लाइट स्पिरिट जैसी लहर उसके हाथ से उठी और लिन फे ने अपनी स्पिरिचुअल पावर उसे जोड़ दी। धड़ाम! उसके सिर में झटका सा लगा, जैसे किसी ने एक साथ ढेर सारा ज्ञान जबरदस्ती दिमाग में ठूंस दिया हो। उसका दिमाग एक पल के लिए गर्म हो उठा, फिर 2-3 सेकंड में सब सामान्य हुआ। बेकार नहीं कि इस उपकरण का उपयोग करने के लिए तीसरे लेवल के पीक से ऊपर का मेंटल पावर चाहिए। उससे कम वाले साधारण लोगों का मेंटल स्ट्रेंथ इस तरह के मेंटल शॉक को झेल ही नहीं सकता। अगर कोई अपनी क्षमता से बाहर जाकर इसे यूज करे, सबसे हल्के रूप में भी डिमेंशिया हो सकता है, और ज्यादा हुआ तो सीधे वेजिटेबल बन सकता है। इसके बाद वेरिफिकेशन का समय आया। अच्छी बात यह थी कि उसके घर में एक स्पिरिचुअल क्रिएचर की से हुआ मौजूद था। भले वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहती है और बहुत सी चीजें नहीं जानती, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड की बेसिक कॉमन लैंग्वेज वो बोल सकती है। की से हुआ सो गई क्या? लिन फे बालकनी में गया और फ्लावर पॉट में मौजूद की से हुआ से पूछा। अभी नहीं, क्या हुआ? अरे, तुम अभी स्पिरिट वर्ल्ड की लिंग्वा फ्रैंका में मुझसे बात कर रहे हो? की से हुआ ने चौंक कर कहा। हाँ, मैंने अभी अभी ये भाषा सीखी है। एक्सेंट कैसा है? स्टैंडर्ड लग रहा है ना? लिन फे ने उसी भाषा में कहा। की से हुआ हल्की सी कांपी उसे आश्चर्य के साथ देखते हुए बोली, तुम तो कमाल हो, तुम्हारा एक्सेंट बिल्कुल स्टैंडर्ड है। लिन फे ने उससे कुछ देर और बातचीत की, और जब उसे पूरा भरोसा हो गया कि वो स्पिरिट वर्ल्ड की कॉमन लैंग्वेज फ्लुएंटली सीख चुका है, तो वो वापस लिविंग रूम में चला गया। अगर ऐसा लर्निंग आर्टिफैक्ट पहले बना होता तो स्कूल में इतनी रटाई नहीं करनी पड़ती, उसने सोचा, और नई भाषा सीखने के बाद वो अनायास ही अलग अलग विचारों में खो गया। अगली सुबह जल्दी स्पिरिट वर्ल्ड में सूरज उगते ही एक चमकदार सफेद लाइट आइलैंड शोरलाइन पर दिखाई दी। उसी आइलैंड को लिन फे ने इंसेक्ट आइलैंड नाम दिया था।
रोशनी बुझते ही काले एक्सरसाइज सूट में एक व्यक्ति एक रीफ पर अचानक प्रकट हो गया। ये कहाँ? लिन फे ने चारों तरफ देखा। चारों ओर पानी ही पानी था। उसे याद था कि पिछली बार जब वो लौटा था ये जगह ऐसी नहीं थी। शायद हाई टाइड की वजह से। सुबह का टाइड शोर लाइन को डुबा देता है और शाम का लो टाइड फिर पूरा किनारा बाहर निकाल देता है। एक छलांग में लिन फे हवा में उठ गया और लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले इस ठंडे लेक के अंदर गहराई की ओर उड़ चला। दोपहर का सूरज आसमान में था। दूर दूर तक सिर्फ हरी घास और फैला हुआ विशाल प्रेरी दिखाई देता था। घास के बीच घने पेड़ थे, कुछ जगहों पर झाड़ियां और जगह जगह बेहद बड़े रंग बिरंगे अजीब फूल, जैसे किसी शतरंज की बिसात पर मोहरे रखे हों। नीचे एक बड़ा पॉन्ड चमक रहा था, जिसके पानी में अजीब आकार वाली मछलियां हवा में उछल उछल कर पॉप पॉप की आवाजें निकाल रही थीं। दूर क्षितिज के पास कुछ वाइल्ड हॉर्सेस आराम से बैठे हुए थे। आसमान में उड़ते हुए एक आदमी, लिन फे, पश्चिम की ओर देखते हुए बोला, "ये आइलैंड अंदर तक फैला हुआ प्रेरी है।" वो आगे बढ़ना चाहता था कि अचानक एक जोरदार रोर घास में पड़े एक गड्ढे से उठा और वहीं से घास हरे रंग का एक विशाल टाइगर बाहर छलांग मारकर निकला। लिन फे ने गौर से देखा। उस टाइगर की 6 टांगें थीं। हॉर्सेस खतरा देखते ही घबराकर भागने लगे। धरती कंपने लगी, घास के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। 10 मीटर लंबे उस टाइगर की रफ्तार चौंकाने वाली थी, शायद 2 एक्स्ट्रा टांगों की वजह से। पलक झपकते ही वो एक शक्तिशाली दौड़ते हुए घोड़े के पास पहुंच गया। उसने एक वार किया और वो घोड़ा, जिसकी चमकदार खाल दूर से दमक रही थी, उसकी पीठ धंस गई और वो लुढ़क कर गिर पड़ा। मिट्टी हवा में उछल गई। घोड़ा दर्द से तड़पने लगा, जैसे उठने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी रीढ़ टूट चुकी थी। शरीर का पिछला हिस्सा बेकार पड़ गया। उसने निराशा में सिर उठाकर एक हताश हिनहिनाहट की, मानो अपने साथियों से मदद की उम्मीद कर रहा हो। एक जोरदार चाप की आवाज आई। शायद वो विशाल बाघ अपने शिकार की तड़प से चिढ़ गया था, इसलिए उसने एक और वार किया। उसकी भारी पंजे की मार घोड़े की लंबी गर्दन पर पड़ी। एक साफ, कड़क आवाज हुई और घोड़े की गर्दन टूटी हुई लकड़ी की तरह बुरी तरह मुड़ गई। उसके बाद से वो पूरी तरह शांत हो गया। आसमान में ऊंचे उड़ते गॉसहॉक और भोजन ढूंढते वल्चर्स इस दृश्य को ऊपर से देख रहे थे। बाघ और घोड़े के चारों ओर घास में से समय समय पर काले और बैंगनी रंग के सिर बाहर झांक रहे थे। ये वे जानवर थे जो मौके का इंतजार करते हैं, ताकि जैसे ही शिकारी पेट भर ले, वे बचा खुचा माल उठाकर अच्छा भोजन कर सकें। थोड़ी ही देर में और भी कई मांसाहारी स्कैवेंजर्स इस हलचल को देखते हुए चुपके से इकट्ठा होने लगे। हवा घास के मैदान पर चलती रही और नदी की दिशा से आते हुए घास की लहरें दूर तक फैल गईं। ध्यान से देखने पर लिन फेई को एक अजीब बात महसूस हुई। इस बार आइलैंड पर जितने भी जीव वो देख रहा था, वे बेहद बड़े आकार के थे, लेकिन उनमें से एक भी स्ट्रेंज बीस्ट नहीं था। ये तो काफी अजीब है। शायद ये जगह बस आइलैंड का आउटर रिंग है। अगर भीतर जाऊंगा तो कुछ अलग दिखना चाहिए। जीवों को परेशान किए बिना लिन फेई ने एक लंबा चक्कर काटा और आगे बढ़ गया। उसके जाने के कुछ देर बाद अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी। गरजते बादल उमड़ कर आए और कुछ ही मिनटों में साफ आसमान गहरा, भारी और बिल्कुल अंधेरा हो गया, मानो हाथ बढ़ाने पर भी उंगलियां न दिखें। बारिश की बूंदें लिन फे की नियानमो बैरियर पर टकरा रही थीं। इस विशाल पठार का मौसम भी ना एक पल में बदल जाता है। वो बुदबुदाया, लेकिन बारिश को नजरअंदाज करते हुए अपनी परसेप्शन फैलाए आगे बढ़ता रहा। जैसे लिन फे किसी कीमती चीज की तलाश में था, वैसे ही इस आइलैंड के और भी जीव इसी सोच के साथ घूम रहे थे। लगभग 10 किलोमीटर चलने के बाद लिन फे एक छोटे से जंगल के पास पहुंचा। सामने के बड़े पेड़ की घनी शाखाओं के नीचे 20 से ज्यादा हरी चमकती आंखें अचानक उभर आईं। ये आंखें इसलिए नहीं चमक रही थीं कि वे कोई शक्ति इस्तेमाल कर रही हों, बल्कि इसलिए क्योंकि उनकी आंखों की पुतली की खास संरचना रोशनी को परावर्तित कर सकती थी। ऊपर बादल थे, बारिश हो रही थी, चारों तरफ हल्की सी अंधियारी और बीच में ये हरी रोशनी। अगर कोई साधारण इंसान यहाँ होता तो डर के मारे कांप जाता,
लेकिन लिन फेई जैसे दिलेर और कला के उस्ताद व्यक्ति के लिए ये कोई बात नहीं थी। उसे पहले ही समझ आ गया था, ये बस भेड़िए हैं। बारिश अब भी टप टप गिर रही थी। लिन फेई ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हाथ पीछे बांधे हुए वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उन आंखों के करीब पहुंच गया। ये भेड़ियों का एक अनुभवी चालाक झुंड था। वे सब नीचे झुके हुए, बिल्कुल स्थिर, बिना आवाज किए, बस शिकार के सही दायरे में आने का इंतजार कर रहे थे। लिन फेई आगे बढ़ता रहा और दूरी घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई। हरी आंखें हल्की सी हिली, कुछ पीछे हटे। 5-6 सेकंड बीते और लिन फेई पूरी तरह उन शाखाओं के नीचे उनके घेराव वाले क्षेत्र में कदम रख चुका था। अब वो पूरी तरह घिर चुका था। रा! एक ही पल में 20 से ज्यादा विशाल भेड़िए बाहर फट पड़े। उनके पंजे पानी में पड़े गड्ढों को चीरते हुए दौड़े। बारिश उनके सिर से छिटकती रही और उनके शरीर हवा को सीतकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। लिन फेई शांत रहा और उसी पल उनकी असली कद काठी को परखने लगा। वे बहुत बड़े थे, शाओबाई के 5 टिम्बर वुल्फ से भी 2 गुना बड़े। औसत शरीर की लंबाई लगभग 5 मीटर। अगर ब्लू स्टार का कोई सामान्य टाइगर इनसे भिड़ जाए तो वो बुरी तरह हार जाएगा। सबसे तेज भेड़िया सिर्फ 1 सेकंड से भी कम में लिन फेई तक पहुंचा। उसने अपने आगे के पंजे उठाए, अपना जबड़ा चौड़ा किया और छलांग मारी। उसी पल लिन फेई के हाथ में इंसेक्ट आइलैंड से लाया हुआ एक आयरन वुड भाला जैसा टुकड़ा प्रकट हुआ। उसने बिजली की तेजी से हाथ बढ़ाया और शार्पेंड आयरन वुड आगे भोंक दिया। छप! तेज नोक भेड़िए के खुले मुंह से होकर सीधे गले तक जा पहुंची और आर पार हो गई। उसी समय लिन फेई झुककर बिल्कुल नीचे आया। उसके दाहिने हाथ में आयरन वुड था, बायां हाथ जमीन पर, और पैरों की ताकत से वो कई मीटर आगे निकल गया। भेड़िया उसके नीचे से गुजर गया और साथ ही गले में भोंका गया भेड़िया हवा में घूमता हुआ पीछे उछल गया। लिन फेई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस अपने दाहिने हाथ से आयरन वुड खींचने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आया क्योंकि भेड़िए ने मरते मरते भी उस लकड़ी को दांत से जकड़ रखा था। पीछे से हवा चीरती आवाज आई और लिन फेई ने आयरन वुड छोड़ दिया। अब वो एनर्जी जुटाने लगा। उसकी साइकिक एनर्जी सक्रिय हुई और उसकी त्वचा भीतर से चमक उठी, मानो खिंची हुई स्टील वायर जैसी मांसपेशियों को सुरक्षा दे रही हो। उसने शरीर मोड़ा, मुक्का भिंचा और नीचे से ऊपर की ओर तेज अपरकट मारा। धड़ाम! उसके मुक्के में सोनिक बूम जैसा कंपन हुआ। बारिश की बूंदें हवा में छिटक गईं और उसका पंच एक और विशाल भेड़िए की कमजोर ठुड्डी पर लगा। 5 मीटर लंबा वो दैत्याकार भेड़िया दर्द में चिल्लाकर हवा में पलट गया। उसी समय लिन फेई ने फिर घूमकर एक जोरदार विप किक मारा। उसके पैर की उंगली तीसरे भेड़िए के कान से टकराई। क्लैंग! आवाज धातु पर हथौड़ा मारने जैसी फैली। ब्लू स्टार पर एक कहावत है, भेड़िया तांबे का सिर, लोहे की हड्डियां, लेकिन कमर टोफू जैसी। ये स्पिरिट वर्ल्ड वाला विशाल भेड़िया सचमुच एलॉय जितना कठोर था। लिन फेई का किक उसके सिर को नहीं तोड़ पाया, लेकिन भेड़िया हवा में उछलकर जमीन पर गिरा। उसके कानों से खून फूट पड़ा और वो शायद बच नहीं पाएगा। बाहरी कवच जितना भी मजबूत हो, अंदरूनी अंग इतनी ताकत से चूर चूर हो जाते हैं। सिर्फ 5-6 सेकंड में लिन फेई ने 3 विशाल भेड़ियों को मार गिराया। बाकी 2 दर्जन भेड़िए जगह पर जम गए, डर से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। अच्छा हुआ मैं लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी से शरीर को टेम्पर कर रहा हूं। मेरे मुक्के दिन ब दिन और मजबूत होते जा रहे हैं। लिन फेई पास जाकर गिरते हुए भेड़िए से आयरन वुड निकालने ही वाला था कि भेड़िया ढीला पड़ गया और हथियार आसानी से उसके हाथ में आ गया। ये आयरन वुड पेड़ का हिस्सा था, पर उसकी कठोरता 100 बार फोर्ज स्टील जैसी थी। आयरन वुड की नोक जमीन से छुई और बाकी भेड़िए अपनी पूंछ टांगों के बीच दबाए भाग निकले। एकदम बदमाश और उतने ही कायर भी। लिन फेई ने कंधे उचकाए और अपने शिकार की ओर बढ़ा। उसने 3 भेड़ियों की खाल उतारी, सर और पूंछ हटाई, अंदरूनी अंग निकाले और साफ सुथरा किया हुआ मांस अपने डायमेंशनल स्पेस में रख लिया। वो आगे बढ़ता गया। 1 घंटे बाद बारिश थम गई, बादल छट गए और सूरज फिर मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तेज धूप में गीली घास पल भर में सूख गई। रॉर! दूर कहीं से क्रोधित जानवर की दहाड़ सुनाई दी।
लिन फे ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वो एक छोटे पहाड़ी टीले पर पहुंचा और सामने का दृश्य देखा, वो वहीं ठिठक गया। लिन फे की नजर जिस चीज पर गई वो एक ऐसा झुंड था जो ब्लू स्टार की साइंस फिक्शन फिल्मों वाले लिजर्ड मैन जैसा दिख रहा था। इस वक्त वे लगभग 6 मीटर लंबे एक विशाल टाइगर को चारों तरफ से घेर कर हमला कर रहे थे। ये लिजर्ड मैन सीधा खड़े होकर चलते थे, उनकी ऊंचाई करीब 2 मीटर थी, आंखें पूरी तरह स्कारलेट और पूरे शरीर पर मोटी हरी स्केल्स की परत चढ़ी हुई। टाइगर के तेज हमलों को जिस आसानी से वे डॉज कर रहे थे, उससे साफ था कि उनकी एजिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा लिन फे को उनके शरीर से स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की हल्की वेव्स महसूस हो रही थीं। भले ही ये लिजर्डमैन बहुत शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन ये निश्चित रूप से प्रैक्टिशनर्स थे। डाए, टाइगर का ध्यान भटकते ही आयरन स्पीयर पकड़े एक लिजर्ड मैन ने दहाड़ मारकर अपनी सायोनिक एनर्जी भाले पर चढ़ाई और दोनों हाथों से उसे आगे झोंक दिया। चिक, स्पीयर जोर से टाइगर के पेट में धंस गई। रोर, दर्द से तड़पते टाइगर ने गुस्से में दहाड़ मारी। वो दर्द सहते हुए अपनी कमर मरोड़कर पलटा और ठंडे चमकते विशाल टाइगर क्लॉज सीधे उसी लिजर्ड मैन की ओर झपटे जिसने उस पर वार किया था। रिजिड, लड़ाई में भाग नहीं ले रहे एक बुजुर्ग लिजर्ड मैन ने आंखें चमकाईं और टाइगर को देखते हुए जोर से चिल्लाया। उसकी पुकार सुनते ही टाइगर का पूरा शरीर जैसे जम गया और जो पंजा हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, वो भी एकदम थम गया। बूढ़े लिजर्ड मैन की शक्ति सीमित थी, इसलिए यह ठहराव केवल एक क्षण रहा, लेकिन इस एक सेकंड ने स्पीयर वाले लिजर्ड मैन को हमले से बच निकलने का पूरा मौका दे दिया। पीछे हटते हुए लिजर्ड मैन ने टाइगर के पेट में फंसा भाला भी निकाल लिया। रोर, जैसे ही रिजिडिटी खत्म हुई, टाइगर कुछ नहीं कर पाया। स्नीक अटैकर अब उसकी पहुंच से बाहर था, वो सिर्फ दहाड़ कर ही अपना गुस्सा व्यक्त कर सकता था। बुजुर्ग लिजर्ड मैन ने घायल और खून बहा रहे टाइगर को देखा और मुस्कुराकर अपने साथियों से बोला, सब लोग इसे घेर कर रोके रखो, भागने मत देना, थोड़ी देर में इसका खून इतना बह जाएगा कि ये अपने आप मर जाएगा। जी एल्डर, जवान लिजर्ड मैन ने एक साथ जवाब दिया। समय बीतने के साथ टाइगर का खून बहता गया और उसका शरीर और कमजोर होता गया। कई बार बाहर निकलने की कोशिशें नाकाम होने के बाद आखिरकार वो जमीन पर ढह गया और दम तोड़ दिया। सक्सेस, आज रात हमें अच्छा मांस मिलेगा। टाइगर को मरते देख लिजर्डमैन खुशी से चिल्लाए। जो लिजर्डमैन कुछ देर पहले स्पीयर लेकर टाइगर के पास पहुंचा था, उसने स्पीयर जमीन में गाड़ा और कमर से आयरन डैगर निकाला। वह अपने लिए टाइगर का टूथ निकालना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो टाइगर से 2 मीटर दूर पहुंचा, मरा हुआ पड़ा टाइगर अचानक आंखें खोलकर उछला और उसका खुला हुआ बड़ा मुंह सीधे उस लिजर्डमैन की तरफ झपटा। सावधान, एल्डर ने चिल्लाकर चेतावनी दी, पर उसके पास बची हुई सायोनिक पावर कुछ भी करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। रोर, लेकिन जो होना चाहिए था वैसा हुआ ही नहीं। टाइगर ने अपने दांत लिजर्डमैन में नहीं गाड़े, वह बस उसके सामने खड़े साथी पर पागलों की तरह दहाड़ता रहा। कुछ सेकंड बाद टाइगर की आंखें फैल गईं। उसने आखिरी बार सामने वाले दुश्मन को देखा और इस बार सचमुच मर गया। ये क्या हुआ? लिजर्डमैन एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। कौन? एल्डर को अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पलटकर देखने लगा। हेलो, आने वाले ने सहजता से कहा। लिजर्ड फोक चौकन्ने हो गए। सामने आया व्यक्ति कद में छोटा और दुबला था और दिखने में खास खतरा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी वे बिल्कुल लापरवाही के मूड में नहीं थे। स्नैप, ब्लैक हेडगियर पहने लिन फे ने उंगलियां चुटकी से बजाईं और टाइगर पर लगाई गई अपनी इम्प्रिजनमेंट टेक्निक हटा दी। टाइगर का शरीर तुरंत ढहकर नीचे गिर पड़ा। फिर लिन फे मुस्कुराकर बहुत फ्लुएंट स्पिरिचुअल वर्ल्ड लैंग्वेज में बोला, रिलैक्स, मैं कोई नुकसान करने नहीं आया, अभी बस आपके साथी को बचा दिया, बस यही। एल्डर ने पहले टाइगर को देखा, फिर लिन फे की शांत मुद्रा को। वह बोला, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, हम तुम्हें बदले में टाइगर का एक लेग देना चाहेंगे। लिन फे ने हाथ हिलाते हुए मना कर दिया, ये तो बस यूं ही कर दिया, इसके लिए कुछ लेने की क्या जरूरत। एल्डर ने सिर हिलाया और फिर बिना कुछ बोले अपने साथियों को टाइगर संभालने का आदेश दे दिया। लिन फे ऑकवर्ड हो गया। अरे ये क्या, तुम लोग स्क्रिप्ट क्यों नहीं फॉलो कर रहे? मैंने तुम्हारे साथी को बचाया, तो अब तो तुम्हें मुझे अपने घर मेहमान बनाकर ले जाना चाहिए था ना। वह वहीं खड़ा रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लिजर्डमैन बिल्कुल चुप रहे। वे टाइगर के साथ काम निपटाने लगे। भले ही अजनबी ने मदद की हो, पर उनसे ज्यादा बातचीत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके लिए लिन फे एक अपराइट एप था,
अपराइट एप्स उनकी स्पीशीज से बिल्कुल अलग थे और कोई गारंटी नहीं थी कि ये अननोन एप क्लैन का व्यक्ति आगे चलकर किसी मुसीबत का कारण न बने। वे नहीं चाहते थे कि किसी आउटसाइडर की वजह से उनकी ट्राइब को नुकसान हो। जब लिन फे ने देखा कि उन्हें बात करने का कोई मूड नहीं, तो उसने सोचकर एक आइडिया निकाला और बोला, मैं एक व्यापारी हूँ, अलग अलग जगहों पर घूमता रहता हूँ, पहली बार इस विशाल प्लेटो की कोल्ड लेक रीजन में आया हूँ, मेरे पास कुछ वेपन्स हैं बेचने के लिए, शायद तुम्हें दिलचस्पी हो। वेपन्स। जैसे ही वेपन्स का नाम आया, जितने लिजर्डमैन पहले डिस्टेंस बनाए रखना चाहते थे, उनके चेहरे चमक उठे, उन्हें तुरंत दिलचस्पी हो गई। लिन फे ने अपना दाहिना हाथ आगे किया, उसकी उंगली में पहनी रिंग शेप्ड स्पेशल स्पिरिट वेपन हल्की सी चमकी और अचानक 1 दर्जन से भी ज्यादा क्रूड स्पिरिट वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड्स हवा में उभर आए, जो उसने बोर्डम में स्पिरिट आयरन से बनाए थे। उसने हाथ लहराया और लगभग 15 लंबे स्पिरिट स्वर्ड्स सीधे लिजर्डमैन की ओर उड़ गए। लिजर्डमैन घबरा गए, उन्हें लगा अपराइट एप उन पर हमला कर रहा है। घबराओ मत, काम एल्डर ने अपने साथियों को रोका। उसने तुरंत पहचान लिया कि इतने वेपन्स का हवा में प्रकट होना स्पेशियल स्पिरिट वेपन का कमाल है, जो बहुत दुर्लभ होता है। ऐसा वेपन आमतौर पर बड़ी ट्राइब्स के एल्डर्स के पास भी मुश्किल से होता है। इससे साफ था कि ये अपराइट एप साधारण यात्री नहीं है। जहां इतनी कीमती स्पेशियल वेपन हो, वहां शक्तिहीन होना असंभव था। वो समझ गया कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है और उनके छोटे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं जिस पर यह व्यक्ति लालच करे, तो वो नुकसान क्यों पहुंचाएगा। ठीक उसी तरह जैसे एल्डर ने सोचा, वेपन्स उन पर अटैक नहीं करते, वे उनके सामने लगभग 30 सेंटीमीटर दूरी पर रुक जाते हैं। लिन फे ने उनके हाथों में पकड़े हुए आयरन वेपन्स को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर दिलचस्पी हो तो इन वेपन्स को देख लो। ये तो बहुत तेज है। पसायोनिक एनर्जी भरने का पूरा प्रोसेस कितना स्मूथ है। ये तो पूरी तरह पसायोनिक मटेरियल से बना स्पिरिचुअल वेपन है। लिन फाई मुस्कुराते हुए लिजर्डमैन को अपनी अपनी स्वॉर्ड्स आजमाते देख रहा था। उनकी हैरान आवाजें साफ बता रही थीं, उसकी योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी। एल्डर ने अपने हाथ में पकड़ी ऑरा छोड़ती स्पिरिचुअल वेपन लॉन्ग स्वॉर्ड को महसूस किया। उसकी सतह पर बहती साइकिक एनर्जी कितनी स्मूथ थी, ये महसूस करते ही उसके मन में एक हलचल उठी। लिन फाई ने जानबूझकर पूछा, तो ये सामान आपको पसंद आया? जवान लिजर्डमैन तुरंत सिर हिलाने लगे। उनकी आंखों में सायोनिक वेपन्स के लिए गहरी लालसा थी, लेकिन अंतिम फैसला एल्डर का ही था, इसलिए सब उसकी ओर देखने लगे। हेलो, मेरा नाम यानफेंग है, मैं ब्लैक आयरन ट्राइब का एल्डर हूँ, बुजुर्ग लिजर्डमैन ने परिचय दिया। हेलो, मैं लिन फाई हूँ, एक साधारण व्यापारी, हर जगह घूमते हुए। लिन फाई ने हंसकर कहा, साधारण? यानफेंग ने लिन फाई को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे बिल्कुल भी साधारण नहीं लगा, लेकिन उसने विषय पर लौटते हुए पूछा, मिस्टर लिन फाई, ये वेपन सभी बेहतरीन स्पिरिट वेपन्स हैं, बहुत अच्छे सायोनिक मटेरियल से बने हुए, हमें बहुत पसंद आए हैं, बताइए इनकी कीमत क्या है? गुड स्पिरिट वेपन? लिन फाई अंदर से शर्मिंदा हो गया। ब्लू स्टार पर तो कोई भी दुकान इतना घटिया और सीधा साधा स्पिरिचुअल वेपन बेचने की सोच भी नहीं सकती। असली सायोनिक वेपन्स बनाने में दर्जनों तरह की मटेरियल्स लगती हैं। ये सब तो उसने बोर्डम में बस यूं ही फोर्ज कर दिए थे, और सामने वाला एल्डर इसे बेहतरीन बोल रहा है। लिन फाई ने कुछ सेकंड सोचा और मन में कहा, मैं तो इन्हें कॉस्ट प्राइस पर ही दे देता हूँ, रिश्ते सुधारने हैं, जानकारी लेनी है। उसे बस एक डर था, कहीं ऐसा न हो कि ये अमीर दिखते हों पर हों बहुत गरीब। अगर बहुत ज्यादा कीमत बताई तो डर जाएंगे। इसलिए उसने कहा, हर लॉन्ग स्वॉर्ड 2 स्पिरिट स्टोन्स की। हर स्वॉर्ड लगभग 10 किलो की थी। 2 स्पिरिट स्टोन्स यानी ब्लू स्टार की मुद्रा में लगभग 1 लाख। लिन फाई को ये कीमत बहुत सस्ती लगी थी, पर फिर जो हुआ वो उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत था। लिजर्डमैन के चेहरे की मुस्कान एकदम जम गई। फिर वे धीरे धीरे लिन फाई के पास आए और बड़ी अनिच्छा से लॉन्ग स्वॉर्ड्स को जमीन पर रख दिया। लिन फाई दंग रह गया। 2 स्पिरिट स्टोन्स ही तो बोले थे भाई, मजदूरी का 1 पैसा नहीं ले रहा, सिर्फ मटेरियल्स का रेट, और फिर भी नहीं दे सकते। इतने गरीब कैसे हो? लिन फाई के फेस मास्क के नीचे उसकी मुस्कान भी लिजर्डमैन की तरह ही पत्थर बन गई। अब वो बोल भी नहीं पा रहा था। एल्डर यानफेंग झुककर बोला, बॉस लिन, माफ कीजिए, हमारी ब्लैक आयरन ट्राइब के पास स्पिरिट स्टोन्स बिल्कुल नहीं है। क्या कीमत थोड़ी ढीली कर सकते हैं? हम आपको दूसरे सामान से ट्रेड कर देंगे। ओह, लिन फाई समझ गया, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, स्पिरिट स्टोन्स हैं ही नहीं। जरूर, लिन फाई बोला, क्या सामान दोगे?
हमारे ट्राइब में एनिमल स्किन्स बहुत हैं और ऑइंटमेंट्स भी हैं। क्या इनसे ट्रेड किया जा सकता है? यानफेंग भी पूछा। एनिमल स्किन्स ब्लू स्टार पर बेच नहीं सकता, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड के ट्रेडर के रूप में फ्यूचर ट्रेड्स में काम आ जाएगा। कलेक्ट करके रखना बुरा नहीं है। लिनफाई ने सोचा और बोला, स्किन्स चल जाएंगे, लेकिन ये ऑइंटमेंट कैसा है? यानफेंग ने अपनी जेब से छोटी पोर्सिलेन बॉटल निकाली, ढक्कन खोला और लिनफाई की ओर बढ़ाया। ये हमारी ट्राइब की खास रेड ऑइंटमेंट है। बहुत तेज हीमोस्टैटिक इफेक्ट है। हमसे दोस्ती रखने वाली ट्राइब्स हर साल बहुत खरीदती हैं। लिनफाई ने लाल पेस्ट को सूंघा। एक सुगंधित हर्बल खुशबू उठी। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एल्डर ने एक नौजवान लिजर्ड मैन को इशारा किया। वह लड़का समझ गया। उसने कमर से आयरन नाइफ निकाला और एक झटके में अपनी बांह पर लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी कट लगा दी। खून घास पर टप टप गिरने लगा। फिर वह बिल्कुल शांत भाव से अपनी जेब से वही रेड ऑइंटमेंट निकाला, थोड़ा सा निकाला और जख्म पर लगा दिया। कुछ ही सेकंड में खून रुक गया। लिनफाई अंदर ही अंदर चिल्ला उठा, भाई, इतने ड्रामेटिक तरीके से दवा टेस्ट नहीं करते। कस्टमर के सामने खुद को काटना ये बहुत ही गलत प्रेजेंटेशन है। लेकिन जब उसने देखा कि लिनफाई कुछ बोल नहीं रहा, तो वह युवा लिजर्ड मैन और भी प्रेरित हो गया। बॉस लिन, ये तो छोटा घाव है। अगर आप कहें तो मैं आपको बड़ा घाव दिखाकर इसका असर प्रॉपरली दिखा सकता हूँ। नहीं, लिनफाई ने लगभग चीख कर उसे रोक लिया। भाई, व्यापार करो, खुद पर सर्जिकल डेमो मत करो। फिर उसने एल्डर से पूछा, ये रेड ऑइंटमेंट स्कार्स हटाने में कैसी है? स्कार्स? एल्डर चौंक गया। उन्होंने कभी इसकी चिंता की ही नहीं थी। कुछ सोचकर बोला, स्कार्स भी नहीं रहते। हमारे शिकारी एक दिन आराम करते हैं और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है। लिनफाई के चेहरे पर संतोष आ गया। ये ऑइंटमेंट तो एनिमल स्किन से भी ज्यादा वैल्यूएबल है। उसने कहा, एक स्पिरिट स्टोन के बदले 10 बॉटल्स रेड ऑइंटमेंट और एनिमल स्किन्स 5 स्किन्स के बदले 1 स्पिरिट स्टोन। लिजर्ड मैन के चेहरे खिल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि व्यापारी इतनी अच्छी कीमत देगा। स्किन्स तो उनके पास बहुत थे और रेड ऑइंटमेंट रॉ मटेरियल सारा ग्रासलैंड पर मिलता था, बस मेहनत लगती थी। फिर लिनफाई और एल्डर ने 50 स्पिरिचुअल वेपन स्वॉर्ड्स का सौदा पूरा किया। कुल कीमत 100 स्पिरिट स्टोन्स। लिजर्ड मैन ने 200 स्किन्स और 600 बॉटल्स ऑइंटमेंट दिए। स्वॉर्ड्स डिलीवर करते समय लिनफाई ने उसी वक्त 15 स्वॉर्ड्स गिफ्ट कर दी। इससे ट्राइब में उसका सम्मान और भरोसा दोनों बहुत बढ़ गए। कुछ देर बाद लिनफाई लिजर्ड मैन के साथ उनके ट्राइब लौटने लगा, सामान लेने के लिए। रास्ते में वो कैजुअली बातें करता रहा और आइलैंड के बारे में धीरे धीरे जानकारी खींचता गया। लिजर्ड आइलैंड, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर है, हानशुई लेक के पूर्वी हिस्से में स्थित है। द्वीप पर पहाड़ियां कम हैं, चारों तरफ बस एक अनंत सी फैली हुई घास भूमि। एल्डर येफुंग, आपका मतलब है कि लाखों लाखों साल पहले इस विशाल पठार पर हानशुई लेक जैसा कुछ था ही नहीं? लिनफेई हैरानी से बोला। हाँ, हमारे कबीले की पीढ़ियों दर पीढ़ियों चली आ रही बातों के अनुसार आज से कई लाख साल पहले ये पूरा हानशुई लेक वाला इलाका हमारे लिजर्ड लोगों का पैतृक निवास स्थान था। हम यहाँ शांति से रहते थे, खेतीबाड़ी करते थे, ये पूरा इलाका पूरी तरह हमारा था। लेकिन एक दिन अचानक इसी जगह पर एक ऐसा वर्ल्ड चैनल खुला जो 2 अलग-अलग दुनियाओं को जोड़ता था। जिस दिन से वो वर्ल्ड चैनल खुला, दूसरी दुनिया से पानी का बेशुमार सैलाब इस तरफ बहने लगा। उसने विशाल जमीन निगल ली और धीरे-धीरे वही पानी आज के हानशुई लेक में बदल गया। शाओ फेंग ने शांत आवाज में कहा। लिन फेई ने सोचा भी नहीं था कि हानशुई लेक की उत्पत्ति इतनी विचित्र होगी। क्या उस चैनल के उस पार कोई वाटर वर्ल्ड है? उसने जिज्ञासा से पूछा। क्या आपके पूर्वजों ने उस वर्ल्ड चैनल को बंद करने की कोशिश नहीं की? क्योफोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। और ये लेक में रहने वाले जो भी जीव हैं, क्या वे सब उस दूसरी दुनिया से आए हैं? लिन फेई ने आगे पूछा। हाँ, इसमें मुझे पूरा विश्वास है, क्योफोंग दृढ़ता से बोला। तो फिर समझा जा सकता है, शायद आपके पूर्वजों ने कभी उस वर्ल्ड चैनल को बंद करने की कोशिश की होगी, लेकिन उस पार के मछली मानव या अन्य मूल निवासी जीवों ने उन्हें रोक दिया होगा। लड़ाई हुई होगी और आपके पूर्वज हार गए होंगे। उसके बाद पानी रुक नहीं पाया और लगातार आता रहा, जब तक कि आपकी अधिकांश भूमि डूब नहीं गई। लिन फेई ने मन ही मन कल्पना की। दोपहर का सूरज सिर पर था। आसमान में एक गॉस हॉक ऊंचा चक्कर काट रहा था। शुरुआत में लिन फेई ने सोचा था कि इस द्वीप पर शायद कोई भी स्ट्रेंज बीस्ट नहीं है। बाद में पता चला कि द्वीप के बाहरी क्षेत्र में केवल साधारण जानवर रहते हैं और असली स्ट्रेंज बीस्ट्स द्वीप के भीतर के हिस्सों में दिखाई देते हैं।
ब्लैक आयरन ट्राइब जैसे छोटे-छोटे कबीले सुरक्षा के लिए ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां स्ट्रेंज बीस्ट्स कम मिलते हैं। पहले दोपहर का खाना खा लेते हैं, फिर आगे चलेंगे, क्योफोंग ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। एक तालाब के पास आग जलाई गई। लिजर्ड लोग टाइगर का मांस भून रहे थे। उन्होंने लिन फेई को भी खाने के लिए बुलाया, लेकिन उसने मना कर दिया। अगर तुम लोग पकाने में साफ सफाई का ध्यान रखते तो और बात थी। लिन फेई ने देखा कि वे लोग खून टपकते मांस को सीधा आग पर रखकर सेंक रहे थे। वह उनके साथ खाना खाने का विचार तुरंत छोड़ बैठा। लिन फेई के मना करने पर भी लिजर्ड लोग बुरा नहीं माने। व्यापारी दूर दराज के इलाकों में सफर करते हैं, चौकन्ना रहना तो जरूरी ही होता है। भुने हुए वुल्फ लेग से खुशबू उठने लगी। बाहर से कुरकुरा, अंदर से मुलायम। टपकती चर्बी आग से टकराती तो हल्की सी लौ उठती। लिन फेई ने चाकू से थोड़ा सा मांस काटकर चखा। स्वाद हल्का लगा, इसलिए उसने पास रखे छोटे नमक के मटके से थोड़ा नमक छिड़क दिया। नमक? लिन फेई के मन में अचानक एक विचार उठा। अक्सर उपन्यासों में पढ़ा था कि पिछड़े कबीलों में नमक बहुत कीमती होता है, कई बार तो सोने जितना मूल्यवान। वह मुस्कुराया और दूर बैठे लिजर्ड लोगों से पूछा, तुम लोगों को सॉल्ट चाहिए? शीलिन बॉस, हमें सॉल्ट नहीं चाहिए, हमारे पास तो बहुत है। एक युवा लिजर्ड जिसका नाम लिजर्ड टाई था हंसकर बोला। यह सुनकर लिन फेई चौंक गया। उसने पूछा, अच्छा, तुम लोग नमक कहाँ से खरीदते हो? खरीदते? इस आम सी चीज को कौन खरीदता है? यत्ती ये बोला। आम सी? लिन फेई चकित हुआ। हाँ, वहां देखिए, आपके बिल्कुल पास ही सॉल्ट फ्रूट वाला पौधा खड़ा है, कार्डिये ने इशारा करते हुए कहा। लिन फेई ने देखा, आधा मीटर ऊंचा सफेद सा पौधा जिसके शीर्ष पर कबूतर के अंडे जितना सफेद फल लगा था। उसने फल तोड़कर खोला, अंदर पूरी तरह बर्फ से सफेद नमक भरा था। और जैसे ही फल तोड़ते हो, वह पौधा अगले ही दिन फिर से फूल फल देता है। इसलिए लिजर्ड आइलैंड पर सॉल्ट सचमुच हर जगह है। स्पिरिट वर्ल्ड की बातें, यहाँ क्या क्या संभव है कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लिन फेई ने सॉल्ट फ्रूट एक तरफ फेंका और आराम से वुल्फ लेग खाने लगा। ठक ठक ठक, दरवाजे पर दस्तक हुई। जो यूए, जो अभी एक कमर सेट शॉर्ट स्लीव्ड लेस या सिल्क ड्रेस में थी, अपने कान के पास की लट को ठीक करने लगी। कम इन। रिसेप्शन की लड़की हाथ में लाल गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता लिए अंदर आई। जो यूए को काम में डूबा देखकर वह हल्की ईर्ष्या भरी मुस्कान से बोली, सिस्टर शाओ यूए, किसी ने आपको फ्लावर्स भेजे हैं। जो यूए ने पेन रोक दिया। उसने सिर उठाकर कहा, शाओया, पुरानी बात, इसे सीधे कूड़ेदान में फेंक दो। ओह ठीक है। शाओया ने सिर हिलाया और बाहर चली गई। जो यूए फिर अपने काम पर लौट आई। साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के चाओयंग जिम्नेजियम में जिन शुन जोरदार मुक्के और लातें विशेष सैंडबैग पर बरसा रहा था। उसका सहायक अमन पास ही खड़ा हुआ इंतजार कर रहा था। 10 मिनट बाद जिन शुन ने एक्सरसाइज रोकी। कुछ घूंट पानी पीते हुए उसने पूछा, कैसा रहा? फ्रंट डेस्क वाली लड़की कह रही थी कि उन्होंने देखा भी नहीं कि फ्लावर्स किसने भेजे, सीधे कूड़ेदान में फेंक दिए। अमन ने रिपोर्ट किया। जिन शुन नाराज होने के बजाय मुस्कुराया। इंटरेस्टिंग वुमन। आज उसका क्या शेड्यूल है? आज मंगलवार है। सुबह उसकी एक क्लास थी। दोपहर में वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट की वाइटालिटी जिम ब्रांच में मीटिंग और योगा डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन के लिए आएगी। अमन ने मोबाइल देखते हुए बताया। जिन शुन ने सिर हिलाया। अच्छा, तो आज मैं उससे पहली बार प्रॉपरली मिलूंगा। इंस्पेक्शन के लिए जाओ यू ने अपना आउटफिट बदल लिया था। एक क्लासी ओल्ड लुक, हल्का मेकअप, कर्ल किए हुए बाल, काला डार्क वी वेस्ट सूट, सफेद शर्ट, टाइट स्कर्ट और काले पॉइंटेड स्टिलेटो हील्स। शाम 4:30 बजे जाओ यू ब्रांच के मेन हॉल से बाहर निकल रही थी। चलते चलते उसकी चाल और अंदाज अनेक लोगों की नजरें खींच रहे थे। एक फीमेल एम्प्लॉई ने विनम्रता से ग्रीट किया। जाओ यू मुस्कुलाकर जवाब दी और आगे बढ़ गई। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली, एक आदमी ने आगे बढ़कर उसके रास्ते को रोक दिया। कोच जो, क्या ही संयोग है। सोचा भी नहीं था कि यहां मुलाकात हो जाएगी। कैजुअल कपड़ों में सनग्लास पहने जिनशन ने मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। जोई ने हल्का सा सिर हिलाया और विनम्रता से बोली, हेलो मिस्टर जिन, कोई काम? कोच जो, कुछ बातें थीं, आपसे अकेले में कहना चाहता था। अगर आप समय दें तो किसी कॉफी शॉप में बैठकर आराम से बात कर लेते हैं। जिनशन ने सनग्लास उतारकर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे कंपनी वापस जाकर कुछ काम निपटाने हैं। असल में वो सीधे घर जाना चाहती थी, पर एक बहाना बनाकर बोल दी, ठीक है कोच जो,
जन आपके पास अभी समय नहीं है तो मैं साफ साफ यही कह देता हूं। ओयांग जिम्नेशियम की तरफ से मैं आपको इनवाइट करने आया हूं। सैलरी और बेनिफिट्स विगर जिम जितना भी देती है हम उसे डबल देंगे। जिनशुन ने स्पष्ट शब्दों बदले बिना शांत ही रहा। मिस्टर जिन, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलूं? उसने सादे स्वर में कहा। कोच जो, उम्मीद है आप सोचेंगी चाओयांग जिम आना आपके भविष्य के लिए विगर जिम में रहने से कहीं बेहतर है। जिनशन ने थोड़ा जोर देकर कहा। जो यू बस हल्का सा मुस्कुराई, बिना जवाब दिए मुड़ी और पार्किंग की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर बाद उसने कार स्टार्ट की और शिंगान गार्डन कम्युनिटी की दिशा में निकल गई। जिनशन उसे जाते देख सोचने लगा, ये औरत थोड़ी मुश्किल है, आगे से और जोर लगाना पड़ेगा। उसी समय सूट पहने आमैन न जाने कहां से प्रकट हुआ और उसके पास आया। फोटो ने पूछा, हाँ यंग मास्टर, ये देखिए। आमैन ने कैमरा आगे बढ़ाया। जिनशन ने कैमरा में तस्वीरें देखी और संतोष से सिर हिलाया। ये फोटोज उस औरत को भेजो। उसे कहो कि ये बात विगर जिम में फैलाए कि जो यू ने मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट किया है क्योंकि हमने उसे हाई प्राइस ऑफर किया है और वो खुद भी थोड़ा मूव हो गई है। मैन ने सिर हिलाया और फोन निकालकर मैसेज भेजना शुरू किया। जिनशन मन ही मन बहुत संतुष्ट था, भले ही दिमाग में नौकरी बदलने का विचार ना भी हो, लेकिन जब चारों तरफ वाह चले और लोग पीठ पीछे बात करें तो इंसान खुद ही प्रभावित हो जाता है। कुछ सेकंड बाद अमैन बोला, मास्टर, वो औरत ये काम करने को तैयार नहीं है। हूं, दिखावा। अगर नहीं करना था तो पहले पैसे क्यों लिए? उसे पैसे बढ़ाकर दो, देखता हूं फिर मना करती है या नहीं। जिनशन ने घमंड भरे स्वर में कहा। ठीक है यंग मास्टर। आमैन ने तुरंत एक और मैसेज भेजा और रिवॉर्ड कई गुना बढ़ा दिया। कुछ देर झिझकने के बाद सामने वाले ने वही किया जो जिनशन ने पहले ही अंदाजा लगाया था। उसने हामी भर दी। उसका जवाब था, ये आखिरी काम है जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूं। इसके बाद मुझे मैसेज मत करना। स्पिरिट वर्ल्ड दोपहर के खाने के बाद लिनफे और लिजर्डमैन एक बार फिर अपने गंतव्य की ओर चलते रहे। एल्डर यफेंग, आपके लोग जिस जगह शिकार करते हैं वो आपके घर से सच में बहुत दूर है। लगातार 4 घंटे चलते हुए भी ब्लैक आयरन ट्राइब न पहुंचने पर लिनफे बोल पड़ा। ये जगह तो पास ही है। आमतौर पर शिकार के लिए हम एक पूरा दिन चलते हैं। पूरा दिन? लिनफे एकदम चुप हो गया। इतनी दूर जाकर कोई शिकार करता है? 1 घंटे और बीत गए। लिनफे फिर बोलने ही वाला था कि युवा यी उत्साह से चिल्लाया, घर आ गया, घर आ गया। लिनफे की नजरों में दूर दूर तक छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगे। जैसे जैसे सब आगे बढ़े एक पूरा गांव सामने प्रकट हो गया। चारों तरफ लकड़ी की बाड़ और उसके भीतर दर्जनों सुंदर झोंपड़ियां। एक छोटा लेकिन साफ सुथरा गांव। जूहुआ ने पहले बताया था। इस छोटे गांव स्तर के ब्लैक आयरन ट्राइब में कुल 320 लोग हैं। उनसे कुछ किलोमीटर दूर का हेमाटाइट ट्राइब एक और छोटा ट्राइब है, पर उसकी जनसंख्या इनसे 3 गुना है। बुजुर्ग वापस आ गए। गांव के मुहाने पर खेल रहे युवा लाइजर्ड फोक ने एल्डर को देखते ही चिल्लाया। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव के लोग निकल आए। शिकार टीम से लाए गए टाइगर मीट को सबने मिलकर गांव के छोटे चौक में ढेर कर दिया। बाहर से आए लिनफे को देखकर सभी की आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन एल्डर ने कुछ नहीं कहा तो किसी ने सवाल भी नहीं पूछा। लिनफे ने ध्यान से गांव को देखा। झोंपड़ियां काफी अच्छी बनाई गई थी, लेआउट भी साफ। बस वो सोच रहा था, क्या अंदर खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती होगी। एल्डर ने लिनफे से कहा कि थोड़ी देर इंतजार करें। फिर वह कुछ लोगों के साथ वेयरहाउस में गया ताकि लिनफे से हुए सौदे का सामान ला सके। इस बीच एक लाइजर्डमैन ने ई थाई से पूछा, जार्ड आयरन, तुमने हथियार कैसे बदल लिया? जाते वक्त तो तुम्हारे पास स्पीयर था। जार्ड आयरन ने अपने हाथ में पकड़ी स्पिरिचुअल वेपन लंबी तलवार में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और अगले ही पल ब्लेड हल्की नीली रोशनी से चमक उठी। वह गर्व से बोला, यह स्पिरिचुअल वेपन लंबी तलवार एल्डर ने उस व्यापारी से खरीदी है। व्यापारी? हाँ, वही व्यापारी। कुछ ही मिनटों में पूरी जनजाति में खबर फैल गई। लिनफे एक व्यापारी है और उसने उन्हें 50 स्पिरिचुअल वेपन्स बेची हैं। लोग लिनफे के पास नहीं आए, बस दूर खड़े होकर आपस में धीरे धीरे चर्चा करते रहे। ये देखते हुए लिनफे को बड़ा अटपटा लगा, जैसे किसी चिड़ियाघर में मुझे देखने लोग जमा हो। थोड़ा हटो, एकदम पास मत खड़े रहो। पीछे से एल्डर चाउफेंग की आवाज आई। लिनफे ने देखा, वे लोग कई तरह की एनिमल स्किन्स और छोटी छोटी पोर्सलिन बॉटल्स की एक टोकरी लेकर आए थे। बॉस लिन, कृपया चेक कर ले।
चाओ फेंग ने जमीन पर के चमड़े और ऑइंटमेंट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। लिन फेई ने गिनती नहीं की, बस हाथ घुमाया और डायमेंशन स्पेस खोलकर सब कुछ एक साथ रख लिया। फिर उसने बचे हुए 35 स्पिरिचुअल वेपन्स और लंबी तलवारें निकालकर जमीन पर रख दी। सौदा पूरा हो गया। लेकिन सिर्फ 50 हथियार एक ऐसी ट्राइब के लिए जहां हर सदस्य योद्धा है, काफी नहीं थे। लोगों के आग्रह पर एल्डर ने लिनफी से कहा कि वे आगे भी उनसे हथियार खरीदना चाहते हैं। लिनफे को पहले ही चाओफेंग से पता चल गया था। लिजर्ड आइलैंड पर हथियार बनाने के लिए जो भी मिनरल रिसोर्सेज चाहिए, वह सब बड़े ट्राइब्स के नियंत्रण में है। छोटे और मध्यम ट्राइब्स को उनसे खरीदना पड़ता है, और दाम बेहद ज्यादा। ऊपर से एक लिमिट, कभी कभी वे बेचना ही नहीं चाहते। लिन फे ने बिना सोचे हामी भर दी। बस एक शर्त रखी, अगली बार से वह सिर्फ लाल ऑइंटमेंट के बदले ही हथियार देगा।